हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें मैं आपको बुक के अंदर उपस्थित इतने महत्वपूर्ण सवालों को बताऊंगा जिनको आपको पढ़ करके एग्जाम में जाना है, नंबर गेन करने हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप साइंस का बुक आपके सामने लेकर के रख लीजिए। मैं साइंस के बुक में जो बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी कुछ इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी बताऊंगा। बिल्कुल उसी के जैसे मैंने उदाहरण वगैरह भी बताए थे मैथ्स का, जब मैंने वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसी प्रकार से यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे वो फ्लैश हो रहा होगा या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चेक जरूर कर लीजिएगा मैथ्स के लिए। क्योंकि मैथ्स जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय मैथ्स का एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है और साइंस का भी नहीं हो पाया है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का बुक रख लीजिए, मैं क्वेश्चन बोलता जा रहा हूँ, फटाफट आप उसको टिक कर लीजिए अपने बुक में और उन्हीं क्वेश्चनों को आपको ज्यादा मेहनत करना है और वैसे ही क्वेश्चन को आपको तैयारी करना है। याद रखिएगा, मैं जिसको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करूंगा उसको तो जरूर पढ़ करके जाइएगा, तो एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आएंगे, ये आप बात याद रख लीजिए। ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है जीवों का विकास। हम स्टार्ट करेंगे जीवों के विकास में। तो इसमें आप टिक लगा लीजिए, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में दो अंतर लिखिए। यह आता है 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। फिर आप टिक कीजिए क्वेश्चन नंबर 4, जीवों के विकास के सिद्धांत में मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ये 2019 में ही पूछा है। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसको आपको बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाना है, ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। यदि इस पार्ट से आपको तैयारी करना है किसी क्वेश्चन का तो वो क्वेश्चन ये रहा। आपको क्वेश्चन या तो आप लिख लीजिए या तो फिर आप टिक कर लीजिए। सजातीय तथा समवृत्तीय लक्षण क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। एग्जाम्पल भी देना है और सजातीय और समवृत्तीय लक्षण को आपको समझाना भी है। ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है, वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ देता है। फिर क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, ये भी आपको क्वेश्चन करता है। या कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट चैप्टर से केवल इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इसके सिवा आपको कुछ भी ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, डार्विन वगैरह का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि डार्विन ने बीगल नामक जहाज में बैठ करके सफर किया था और कई चीजों का उन्होंने अध्ययन किया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा, बाकी कुछ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो वो है अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके बारे में। तो पहला है, पार्ट के बीच में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, कहीं पर टिक कर लीजिएगा। अचार को तांबे एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, इसका कारण बताइए। तो एक चीज और मैं बता दूं, मुझे डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं कि सर जो भी क्वेश्चन आपने बताया उसका आंसर हमें चाहिए, तो मैं आंसर भी आपको दे दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, तब मैं आप लोगों को उसका आंसर वहीं दे दूंगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है। दृष्टिबाधित मतलब जिसको दिखाई नहीं देता। वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है। ठीक है, अगर कोई आदमी नेत्रहीन है, जिसकी आंखें नहीं है, तो वो कैसे अम्ल और क्षार को पहचानेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे करता है। फिर आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, ये सब पहचानने के लिए जूली ने जब 5 विलियन ABCDE सार्वत्रिक सूचक से जांच की तब पीएच मान क्रमशः 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुए। कौन कौन से प्राप्त हुए? 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुए। इसके आधार पर बताइए कि कौन सा विलियन दुर्बल अम्ल है, पहला। दूसरा दुर्बल क्षार है, तीसरा प्रबल अम्ल है, चौथा प्रबल क्षार है, पांचवा उदासीन है। पीएच स्केल आप लोगों को पढ़ाया गया होगा स्कूल में, तो आप उससे इसको अनुमान लगा सकते हैं। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखे, ऐसे अम्ल जिनको हम लोग खाने के रूप में उसको लेते हैं, तो उसका नाम लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर उसका पीएच मान में क्या परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दूध से दही बनता है, तो दही बन जाने के बाद उसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। फिर उसके बाद एक टेबल है, कुछ पदार्थों के पीएच मान सारणी दिए गए हैं। कुछ पदार्थों के पीएच मान, ये आपको बुक के स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। बुक जो रहेगा उसकी स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा
कुछ पदार्थ दिए रहेंगे, उनके पीएच मान दिए रहेंगे, इधर पदार्थ रहेगा, इधर पीएच मान रहेगा। तो आप देख लीजिएगा, अभी आपको साइड में वो दिखाई भी दे रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये 2018 में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था। तो ठीक है, पदार्थ में आपका है खाने का सोडा जिसका पीएच मान है 8.2, फिर नींबू का रस है 2.2, फिर सिरका है 5.5, NaOH विलियन है जिसका पीएच मान जो है वह 13 है, पानी है जिसका पीएच मान 7 है। सारणी का विश्लेषण करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसा एक सारणी दिया रहेगा और फिर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, किन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय है? बिल्कुल अभी इसके पीछे जो क्वेश्चन मैंने बताया बिल्कुल उसी टाइप का है कि कौन सा पदार्थ आपका क्षारीय है, कौन सा आपका अम्लीय है, वही पूछेगा। ब नंबर, किन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय है, बताना है आपको। फिर स नंबर, किन पदार्थों की प्रकृति उदासीन है। द नंबर आपका, कौन सा पदार्थ प्रबल क्षार है। तो कुल मिलाकर के वही है यार, आपको प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये सब पहचान आना चाहिए। मतलब कितने अंक को, कितने नंबर तक को हम लोग प्रबल अम्ल बोलते हैं, प्रबल क्षार बोलते हैं, किसको हम लोग दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार कहते हैं, कितने नंबर तक को, किसको उदासीन बोलते हैं, किस नंबर को। तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। पीएच स्केल से है क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर वो सामान्यतः कौन सी गैस निकालती है? अगर हम लोग किसी धातु को किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करा दें तो कौन सी गैस निकलेगी, इसके बारे में आप निकलने वाली गैस का परीक्षण कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे। फिर उसके बाद मैग्नीशियम धातु का उदाहरण लेकर के इसे समझाइए। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन और है, अंडे का छिलका जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है तथा निकलने वाली गैस जलती माचिस की तीली को बुझा देती है। इस क्रियाकलाप को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो पहला नंबर प्रयोग विधि आपको बनाना है, दूसरा उपकरण या चित्र बनाना है, तीसरा अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बनाना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने क्वेश्चन हो गए इस पार्ट से। फिर छोटा छोटा क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछता है कि टिकेश्वरी की खेत की मिट्टी का पीएच मान 4.2 है। धान की अच्छी फसल के लिए वह मिट्टी के पीएच मान पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है, इसका जवाब दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देकर के समझाइए। तो उदाहरण में आपको रिएक्शन लिखना है, भूलिएगा मत, रिएक्शन जितना ज्यादा लिखेंगे उतना नंबर मिलता है। तो बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण सवालों पर। तो देखिए पहला है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? ये 101% क्वेश्चन करता है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, इनके 2 हानिकारक प्रभाव बताइए करके। तो अम्ल वर्षा आपको बुक में मिल जाएगा, चैप्टर के लास्ट में है अम्ल वर्षा, आप देख लीजिएगा। अम्ल वर्षा का जो भी रिएक्शन है वो चारों रिएक्शन आपको आने चाहिए, तो वो रिएक्शन आप पढ़ लीजिएगा, उसका प्रभाव पढ़ लीजिएगा, बस हो गया, इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऊष्मा और तापमान पे। मेरे को जल्दी जल्दी बताना होता है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो मेरे को जल्दी जल्दी बताना ही पड़ता है। और वैसे भी यहाँ नेट का इतना ज्यादा इशू है तो अपलोड करने में भी काफी प्रॉब्लम जाती है, इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ऊष्मा और तापमान, इसमें आप पढ़ लीजिए, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, 1-2 नंबर का क्वेश्चन करता है। फिर गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने से फट क्यों जाता है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, वही गैसीय प्रसार गुणांक वगैरह है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका 13 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलिए, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लिखिए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। मतलब तापमापी जो रहता है थर्मामीटर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, वो देख लीजिएगा आप। फिर इसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यदि मैं बोलूं तो ऊष्मा के प्रभावों के हमारे दैनिक जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण बताइए करके है, या अथवा आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि निम्नलिखित को विस्तार से समझाइए। तो ताप में वृद्धि और उष्मीय प्रसार आपको पूछता है। तो उष्मीय प्रसार में आप रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक जरूर पढ़ करके जाइएगा, राइट। फिर इसके बाद है आपका कि मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री है। ये आपको बुक में ही इसका आंसर भी मिल जाएगा, उदाहरण देकर के दिया हुआ है बुक के बीच में। सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पे कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, किसमें, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, सॉरी थर्मामीटर पे, राइट। तो सेल्सियस पे कितना होगा, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, बुक में ही दिया हुआ है इसका आंसर, बस इतना ही है, इस चैप्टर से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, चौथा पार्ट, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें आप पढ़ लीजिए, अक्रिय गैसों को पृथक समूह में रखने का क्या कारण है। 18वां ग्रुप आपको दिखाई देगा, जिसको हम लोग 0 ग्रुप भी बोलते हैं और शून्य समूह भी बोला जाता है, अक्रिय गैस भी बोलते हैं। तो इनको अलग से रखने का कारण क्या है, ये आपको पूछ रहा है, इसका आपको जवाब देना है। फिर और भी क्वेश्चन है,
जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन करता है आपको। 3 तत्वों का परमाणु संख्या दिया हुआ है, देखिए क्रमांक दिया हुआ है 5, 7 एवं 10 है। 5, 7 और 10। तो आपको यहां पर जो पेरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसका ज्ञान होना चाहिए कि 5वां नंबर पे क्या आता है, 7वें नंबर पे क्या आता है, 10वें नंबर पे क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा तत्व वर्ग 18 का है आपको बताना है, कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, कौन सा तत्व वर्ग 13 का है, ये सभी तत्व किस आवर्त में आते हैं। तो ऐसे जो रहता है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और ऐसे जो रहता है उसको हम लोग आवर्त या पीरियड बोलते हैं, राइट। इसको वर्ग, इसको आवर्त, इंग्लिश में इसको ग्रुप, इसको पीरियड बोलते हैं, राइट। तो इसको आप देख लीजिएगा, आवर्त सारणी आपको साइड में दिख रही होगी, इसको देख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो बेसिकली आपको आवर्ती गुण पूछ रहा है वो, जिसमें आपका आता है संयोजकता, परमाणु आकार, आयनन विभव, विद्युत ऋणता। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मतलब असंयोजकता क्या होती है, परमाणु आकार क्या होता है, आयनन विभव क्या होगा, विद्युत ऋणता क्या होगा, ये क्या चीजें हैं इसको बताना है। और आवर्त सारणी में जब हम लोग ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं इसमें। डोबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ लीजिएगा, ये भी पूछता है। फिर अन्य महत्वपूर्ण सवालों में आप देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। अब आपको पहचानना है कि 281 किसका होता है। फिर अब क्वेश्चन आपसे कर रहा है, इस तत्व का नाम बताइए, इस तत्व की संयोजकता क्या होगी वो बताना है, ये किस समूह का तत्व है वो बताना होगा। फिर इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, सेम आपको वही चीज बताना है। एक तत्व का परमाणु संख्या 18 है, तो आपको सवाल कर रहा है पहला, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपको। यह तत्व कौन से समूह में रखा जाएगा ये बताना है, इस तत्व का नाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो हो गया इस चैप्टर से इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव, इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछेगा कि धान के भूसे पर एक प्रकार का फफूंद उगाया जाता है जिसे हम खाते हैं, पता ही है आपको। क्या यह किसी खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है, इसके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये आपसे क्वेश्चन करता है। यदि आपको आंसर नहीं मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और वहां पर मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा, या आप मुझे इस वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिरामिड भी पढ़ लीजिएगा, इसका वो भी पढ़ लीजिएगा, ये भी पूछता है, पारिस्थितिक शंकु वगैरह पूछता है, इकोलॉजिकल पिरामिड वगैरह पूछता है। अन्य महत्वपूर्ण सवालों में देखें तो पारिस्थितिक तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक के नाम लिखिए, ये पूछता है आपसे। फिर है आपका जैविक एवं अजैविक घटक, जरूर पढ़ करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर पूछता है आपसे, ये देख लीजिएगा आप। फिर पारिस्थितिक तंत्र और जीवोम में क्या अंतर है ये भी पूछ देता है। किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के महत्व को विस्तार समझाइए, ये सब पूछता है, लाइटली लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हो गया। इस चैप्टर से ज्यादा आपसे सवाल नहीं करेगा, पारिस्थितिक तंत्र वगैरह पढ़ करके चले जाइएगा, पारिस्थितिक पिरामिड जो हमें बताया ना वो सब पढ़ करके चले जाइएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विद्युत धारा एवं परिपथ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। तो इसमें आपको क्वेश्चन करेगा, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है क्या, और उसका परिभाषा आपको लिखना है। विद्युत धारा की परिभाषा नहीं लिखनी है, आपसे विद्युत धारा नहीं पूछ रहा, विद्युत धारा का मात्रक पूछ रहा है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक एम्पियर। तो एम्पियर क्या वो परिभाषा पूछ रहा है कि एम्पियर किसे कहेंगे, राइट। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, देख लीजिएगा, कंफ्यूजन मत लाइएगा, कभी कभी बच्चे जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। फिर परिपथ का प्रभावित तुल्य प्रतिरोध से, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि इस चैप्टर से कर रहा है तो आपसे क्वेश्चन करेगा, परिपथ का प्रभावित तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ऐसे क्वेश्चनों को, इस टाइप के जो चित्र हैं इनको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा ये आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन करता है, फ्यूज क्या है, ये किस पदार्थ का बना होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ओम के नियम को अपने शब्दों में लिखो, या ओम के नियम को बताइए क्या है, तथा V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर दोनों में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब विभवांतर और विद्युत धारा के बीच ग्राफ खींचना है और बताना है इसको, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के सीधा अगर बोलूं मैं तो ओम के नियम को पूरा पढ़ लीजिएगा, ग्राफ तक फुल क्वेश्चन के रूप में तैयार कीजिएगा, ये आता है एग्जाम में। फिर इसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर से। और हाँ, वो जो सवाल में बताया था ना, इस टाइप का, ये वाला जो चित्र दिख रहा है, इस टाइप का सवाल का जरूर तैयार करके जाइएगा। हाँ अब सुनिए आगे,
विभव को किस यंत्र से नापा जाता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर के सवाल में पूछता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 3 तो जरूर पढ़ करके जाइएगा इस चैप्टर से। एक ओम का नियम हो गया, एक इस टाइप का सवाल हो गया, सॉरी 4, ठीक है, एक इस टाइप का सवाल, एक ओम का नियम। अब मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पूछता है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों से आप क्या समझते हैं, क्या होता है श्रेणी क्रम, पूछ रहा है सीधा। इस क्रम में जुड़े चालकों के कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो श्रेणी क्रम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो सीरीज में ऐसे लगा रहता है प्रतिरोध, उसके बारे में पूछ रहा है। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े चालकों से आप क्या समझते हैं, इस क्रम में जुड़े चालकों के कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 4 चीजें तो जरूर पढ़ करके जाइएगा इस चैप्टर से, बाकी कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, 7वां जैविक प्रक्रियाएं। अब हम लोग बायोलॉजी में आ गए। तो जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं आपसे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सीरा धमनी किस प्रकार के अलग अलग है, मतलब सीरा और धमनी में आपको अंतर बताना है, ये आपको क्वेश्चन करता है। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन को कम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मतलब कुल मिलाकर के आपको ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन पूछ रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पढ़ करके जाइएगा, आता है ये क्वेश्चन। फिर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मनुष्य में मूत्र निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है, मतलब मनुष्य के अंदर जो यूरिन बनता है वो क्यों बनना जरूरी है और उसको निकालना क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन आपसे करता है। फिर पौधे में जाइलम एवं फ्लोएम द्वारा परिवहन पूछता है आपको, इनमें अंतर वगैरह पूछता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपसे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, अमाशय में स्रावित HCl का कार्य। अमाशय के अंदर, पेट के अंदर जो रहता है, पाचन तंत्र आपने पढ़ा होगा, तो अमाशय के अंदर HCl जो रहता है वो जो है पाचन में किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। फिर आपसे बाकी कुछ नहीं है इसमें। हृदय का दोहरा परिसंचरण तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ करके जाइएगा। अगर आपसे 2 चीजें पूछेगा, या तो हृदय पूछेगा, हृदय की कार्यविधि, या हृदय का दोहरा परिसंचरण तंत्र पूछता है। अमीबा का पाचन क्रिया पढ़ लीजिएगा थोड़ा मोड़ा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट टिक करते जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जो 100% एग्जाम में आने लायक है, राइट। तो मनुष्य के पाचन तंत्र का अगर नामांकित चित्र बना रहा है तो केवल चित्र बना दीजिएगा, साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, केवल नामांकित चित्र बना दीजिएगा। या फिर अगर बोलता है कि नहीं जानकारी भी दीजिए या वर्णन कीजिए, तो आपको फिर जितने भी अंग हैं जो पाचन तंत्र में काम आते हैं वो सारे के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कोई 4 प्रकार के जीवों में होने वाली श्वसन का नाम लिखकर श्वसन अंगों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है इसको, कि कोई भी जीव रहेगा, जैसे मान लीजिए जोंक का श्वसन अंग कौन सा है, ठीक है, और श्वसन के प्रकार कौन सा है, कैसे वो मतलब सांस लेता है, उसके बारे में। जोंक हो गया, काकरोच हो गया, मछली हो गया, मनुष्य हो गया। तो मनुष्य का क्या होता है, श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है, पता ही है हमको, और कहां से होता है वो, फुफ्फुसीय श्वसन होता है हमने, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र पूछता है और वर्णन पूछेगा, तो मनुष्य का श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र और वर्णन करना पड़ेगा, जिसमें आपका ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह आते हैं, सारा कुछ वो सब देख लीजिएगा। फिर आपसे वही मैंने जैसे बोला कि हृदय का दोहरा परिसंचरण तंत्र आपको पूछेगा, या फिर हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए पूछेगा, या क्रियाविधि पूछेगा, तो आप हृदय के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, रुधिर का थक्का किस प्रकार से जमता है, ये आप समझाइए, ये पूछ लेता है। या निम्नलिखित जंतुओं में केवल उत्सर्जी अंग के नाम लिखिए, कि उत्सर्जन, जैसे हम लोग में उत्सर्जन कैसे होता है, तो मनुष्यों में वृक्क की सहायता से होता है, किडनी की सहायता से होता है उत्सर्जी अंग। किडनी की सहायता से हम लोग यूरिन वगैरह को बाहर निकालते हैं। तो अन्य जीव कैसे निकालते हैं, तो आपको अन्य जीवों के नाम में केचुआ, कीट, झींगा, चपटा, कृमि, ये सब पूछ सकता है। तो ये कहां से उत्सर्जन करते हैं, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, जो आपको 100%, इस चैप्टर में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के ही जाना है, इसको थोड़ा ज्यादा मेहनत दे, थोड़ा ज्यादा समय निकाल करके पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और केवल एक ही चैप्टर नहीं है ना, इस चैप्टर के अंदर आपका पोषण भी है, श्वसन भी है, उत्सर्जन भी है ना, परिवहन भी है, 4 चीजें हैं, तो थोड़ा लंबा चैप्टर भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए बोल रहा हूं। फिर मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी पूछ देगा, तो आप किडनी का बना करके आ जाएगा, वृक्क का। और अगर आपसे पूछ रहा है कि नहीं नेफ्रॉन का संरचना बनाइए, तो नेफ्रॉन का संरचना अलग है, किडनी के अंदर पाया जाने वाला, तो वो आप कर लीजिएगा। इधर साइड में आपको चित्र
दिखाई भी दे रहा होगा सारा चीज का। तो नेफ्रॉन का संरचना नामांकित चित्र भी पूछ सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है स्वपोषी और विषमपोषी का उदाहरण समझाइए, ऐसे पूछ सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण भी पूछ सकता है आपसे, उसका रासायनिक समीकरण भी पूछ सकता है, देख लीजिएगा। फिर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिकल में भी आपने किया होगा, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसको निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। पहला आपको सिद्धांत पूछेगा, दूसरा नामांकित चित्र, सावधानियां। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, बस उसी प्रैक्टिकल को आपको लिख देना है आपको चित्र वित्र के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो की पत्ती में स्टोमेटा का चित्र बनाइए, मतलब सीधा स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है। बस हो गया इस चैप्टर का कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय में। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, हमारे शरीर में होने वाली किसी प्रतिवर्ती क्रिया का रेखाचित्र बनाइए, वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया 100% पूछता है आपसे, इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। या फिर आपसे पूछेगा एक तंत्रिका कोशिका की संरचना, तंत्रिका तंत्र या कोशिका, तंत्रिका कोशिका की संरचना आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, ये भी पूछ देता है आपसे। फिर इसके बाद बाकी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही बता रहा हूं। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा मनुष्य के विभिन्न भागों का कार्य सहित, मतलब मानव मस्तिष्क के बारे में आपसे सवाल करेगा, और वही अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग के बारे में आपको डिटेल बताना है कि अग्रभाग में क्या क्या होता है, मध्य भाग में क्या होता है, पश्च भाग में क्या होता है। तो मस्तिष्क के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा, राइट। फिर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इनको बिल्कुल छोड़ करके इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, ये सबको पढ़ करके जाइएगा, 100% आएगा एग्जाम में, जान लीजिए। आपको लग रहा होगा सर सारा क्वेश्चन तो आप बता दे रहे हैं, तो भाई सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर को मैं फटाफट बता दिया हूँ 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके, क्योंकि मेरे को पता है तो वहां सवाल करेगा नहीं, सवाल कहां से करेगा वो आप देख लो। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जरूर पढ़ करके जाइएगा, आएगा नहीं बाद में पछताओगे फिर आप। हाँ, फिर पादप हार्मोन्स पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, कोई 5 हार्मोन्स के कार्य एवं नाम लिखिए, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य को लिखिए। तो वो आप पढ़ लीजिएगा, कम से कम 5 पढ़ करके जाइएगा, शायद कोई सा भी आ जाए, मतलब 5 यदि आप पढ़ रहे हो तो कम से कम 2-3 तो मेन टाइम पे याद रहेगा, तो वो पढ़ करके जाइएगा। फिर किन्हीं 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए, स्रोत लिखिए, स्रावित हार्मोन्स के नाम लिखिए एवं कार्य लिखिए, ऐसा पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड ग्रंथि है, अंग का नाम हो गया, हार्मोन का नाम थायरॉक्सिन हो गया। हार्मोन के मुख्य कार्य, शरीर में होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, उसपे उन क्रियाओं को नियंत्रण एवं वृद्धि करता है। ठीक है, अल्प स्राव मतलब इसके कम होने से क्या होता है, ज्यादा होने से क्या होता है, तो वो सब आप देख लीजिएगा, कोई 2-3 याद रखिएगा, हो जाएगा बहुत है। फिर आपसे क्वेश्चन करता है लास्ट इस चैप्टर से, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। अनैच्छिक क्रिया, जैसे हम लोग पलक का झपकना अनैच्छिक, हमारी इच्छा से नहीं होता, पलक अपने आप झपकता, हमको पता भी नहीं चलता, राइट। तो अनैच्छिक क्रिया क्या होता है ना, तो वो। और आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे हाथ का जल जाना, फिर जल जाता है तब हमको पता चलता है कि हाँ भाई जल गया है, तब हम लोग हटाते हैं हाथ, राइट। तो ये होता है आपका प्रतिवर्ती क्रिया, उसको आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, धातु एवं धातु कर्म। वीडियो काफी लंबी हो रही है, मैं 10 चैप्टर तक इसको बताऊंगा, और फिर यदि आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि पार्ट 2 सर हमको चाहिए, तो मैं आगे का भी चैप्टर आपका करा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है ना। चलिए बढ़ते हैं, 10 पार्ट तक करा देता हूं मैं। धातु एवं धातु कर्म 9 पार्ट। इसमें आप लोगों का देखिए कुछ समीकरण आपको पूछ देगा, इस चैप्टर से समीकरण पूछता है कि कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया करके बताइए। तो मैंने तो कब बता दिया कि कैल्शियम को जल के साथ रिएक्शन कराना है, तो कैल्शियम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वाटर का फार्मूला पता होना चाहिए, उनके रिएक्शन से क्या बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। फिर लोहे की जल वाष्प के साथ क्रिया कराइए, मतलब आपके पास आयरन है, आपको जल वाष्प उसके ऊपर करना है, थोड़ा सा प्रवाहित करना है, तो उससे क्या रिएक्शन होगा वो बताना है, ऐसे क्वेश्चन करता है। अम्लराज पूछेगा, अम्लराज किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछ देता है। फिर आयरन ऑक्साइड के अयस्कों के नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ करके जाइएगा कि आयरन ऑक्साइड के अयस्क पूछ देता है, और उसका सूत्र जरूर पढ़ करके जाइएगा, नाम प्लस सूत्र। जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब चीज पढ़ करके जाइएगा, और नाम है प्लस उसका सूत्र याद रखिएगा। फिर आगे सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है, तो हमको पता है झाग-उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, तो ये सब चीज देख लीजिएगा, 2-2 नंबर का सवाल है। फिर आपसे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वात्या भट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा।
वात्या भट्टी में तापक्रम उच्च बनाए रखने के लिए कौन कौन सी अभिक्रियाएं सहायक होती हैं, ये क्वेश्चन करता है, इसको देख लीजिएगा आप। फिर आपको इसमें पूछता है भर्जन, निस्थापन, ये सब पूछता है, पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको पूछेगा संक्षारण से बचने के निम्न उपाय, जंग लगने में संक्षारण, उससे बचने के उपाय कौन कौन से हैं वो पूछेगा। अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधियां, 3 विधियां पढ़ लीजिएगा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि, पढ़ करके जाइएगा, पूछता है एग्जाम में। सबसे बड़ा सवाल अगर बड़े रूप में पूछेगा, ज्यादा नंबर का सवाल कुछ पूछेगा तो किस टाइप का क्वेश्चन करेगा, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों पर समझाइए। हेमेटाइट अयस्क जो है, ऑक्साइड का अयस्क, आयरन के ऑक्साइड का अयस्क था, उसको आप निम्न बिंदुओं पे आप समझाइए। पहला, अयस्क का सांद्रण कीजिए, किस विधि से अयस्क का सांद्रण करेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण से करेंगे, चुंबकीय से करेंगे कि झाग उत्प्लावन से करेंगे, राइट, तो उसको आपको बताना है। ऑक्साइड के धातु में अपचयन बताना है, वात्या भट्टी का चित्र बनाना है, ये सारा चीज आपको बताना पड़ेगा। फिर जंग लगने की विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ करके जाइएगा, आता है। अन्य महत्वपूर्ण सवालों में यदि हम लोग देखें तो आयरन के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए, जैसे मैं बता चुका हूं, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, ये सब चीज पढ़ लीजिएगा। कॉपर के 2 अयस्क के नाम एवं सूत्र पढ़ लीजिएगा, रूबी कॉपर, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, ये मैं नाम बता रहा हूँ, सूत्र आप देख लीजिएगा। गैंग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन करता है। लोहे और एल्युमिनियम की एक एक मिश्र धातु के नाम लिखे, एलॉयज भी पूछता है, मिश्र धातु भी पूछेगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपसे पूछता है खनिज एवं अयस्क में अंतर बताइए, कम से कम 4-5 याद करके जाइएगा, कुछ भी आ सकता है। फिर इसके बाद बाकी स्किप कर रहा हूं मैं, कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही बता रहा हूं। ज्यादा मत सोचेगा कि बहुत ज्यादा बता रहे हैं, चैप्टर बड़ा है इसलिए ज्यादा लगता है आपको, लेकिन है ये सब महत्वपूर्ण सवाल, भाई पढ़ना तो है ही आपको ना, लेकिन इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि मेरे को इन्हीं सवालों को पढ़ करके जाना है। मैं गारंटी देता हूं यार, केवल इन सवालों को भी पढ़ करके जाओगे ना तो आपका काम बन जाएगा, एग्जाम में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। संक्षारण किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन, संक्षारण से बचने के उपाय, सीधा बड़ा क्वेश्चन के रूप में पूछेगा, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन दोनों आवश्यक हैं, इस क्रियाकलाप इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझाइए। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा पूछेगा गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, ये पूछता है। फिर तीसरा क्वेश्चन करेगा लोहे की किस मिश्र धातु में जंग नहीं लगती है, 2017 के तीनों सेट एबीसी में पूछा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। देखिए चैप्टर ही है परावर्तन एवं अपवर्तन। आप अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम पढ़ करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद परावर्तन के नियम, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम जरूर पढ़ करके जाइएगा, ये भी पूछता है 101%। और या तो आपसे पूछेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए क्या आवश्यक है, वही नियम, वही सब शर्तें वगैरह पढ़ लीजिएगा। फिर अपवर्तन की घटना दैनिक जीवन में, कोई 2 उदाहरण बताइए कि अपवर्तन की घटना का दैनिक जीवन पे क्या है, वो बता दीजिएगा। जैसे तारों का टिमटिमाना, किसी अगर छड़ को हम लोग पानी में डुबाते हैं तो छड़ मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ करके जाइएगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन करता है। जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तब प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। कारण पूछता है भाई इस चैप्टर से, जैसे पहला, तालाब में स्थित मछली वहां स्थित नहीं होती है जहां दिखाई देती है, क्यों, ऐसे कारण करता है। दूसरा, पानी में वायु का बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों, ऐसा क्वेश्चन कर देगा। या फिर मरीचिका एक भ्रम है, क्यों, ऐसा क्वेश्चन करता है, तो ये मरीचिका वाला भी क्वेश्चन आपसे कर दिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है, जरूर पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। इस चैप्टर में वही क्यों वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। फिर इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर पढ़ लीजिएगा, उतना खास नहीं है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। जब किसी खाली परख नली को पानी से भरे बीकर में तिरछा रखा जाता है तो उसका सतह चांदी के समान चमकदार दिखाई देता है, क्यों, इसे चित्र द्वारा समझाइए। तो वही है राड को रखना, वही वाला है, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर 10 तक का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को टिक जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको थोड़ा फास्ट लगा होगा तो वीडियो को पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया होगा, यदि आपको इनका आंसर चाहिए तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि
कुछ ही दिनों में आपके साइंस का भी एग्जाम हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आपको क्या परेशानी है। और वीडियो में यदि आप लोग अभी तक बने हुए हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों को भी बता दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।